नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 5 मई 2022 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। आज देखो 3 इश्यूज डिस्कस करेंगे। हिंदू का ये जो आर्टिकल है ना, इसमें 2-3 बातें निकल के आती है, पहले वो बताता हूँ। उसके अलावा बाकी तीनों आर्टिकल्स तो अलग अलग न्यूज़पेपर से हैं, हिंदू से नहीं है। इस आर्टिकल में क्या बातें निकल के आती हैं? देखो, आरबीआई ने ना रेपो रेट को इंक्रीज कर दिया मार्केट से लिक्विडिटी को खींचने के लिए, ताकि इन्फ्लेशन को टारगेट किया जा सके, इन्फ्लेशन को कम किया जा सके। रेपो रेट वो रेट होता है जिस पर सेंट्रल बैंक बाकी बैंकों को लोन देता है। अगर ये इंक्रीज की जाती है तो बैंकों को लोन महंगा मिलेगा। जैसे एसबीआई, एचडीएफसी बैंक, उनको लोन महंगा मिलेगा तो वो कस्टमर्स को भी लोन महंगा देंगे। वो कस्टमर्स को लोन महंगा देंगे तो कम लोग लोन लेंगे, बैंक भी कम लोन दे पाएंगे क्योंकि लोग लोन लेने के लिए तैयार ही नहीं है, महंगा लोन मिल रहा है। तो मार्केट से लिक्विडिटी कम हो जाएगी, यानी जनता के पास पैसा कम होगा। जनता के पास पैसा कम होगा तो वो कम खर्च करेंगे, डिमांड बढ़ेगी नहीं तो इन्फ्लेशन कम हो जाएगी। ये सोच है आरबीआई की। अब ध्यान से सुनिएगा, आरबीआई इस सोच के साथ रेपो रेट को कम ज्यादा करती है, इन्फ्लेशन को इस प्रकार से टारगेट करती है। बट राइटर के अनुसार ये जो मॉडल है ना मॉनेटरी पॉलिसी का, ये वेस्टर्न कंट्रीज में ज्यादा एप्लीकेबल है। हमारे देश में ना इन्फ्लेशन दूसरे फैक्टर्स पे बहुत डिपेंड करता है। जैसे नींबू महंगा हो गया बहुत ज्यादा, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की कितनी डिमांड है, कितनी सप्लाई है, उस पर बहुत डिपेंड करता है। तो उसके लिए ना सरकार को ज्यादा प्रयास करने होंगे। आरबीआई के द्वारा रेपो रेट को कम ज्यादा किया जाता है, उससे उतना फायदा नहीं होता। एक दिक्कत पता कहां आती है? सरकार ना अगर किसानों को ज्यादा दाम देती है ना उनके प्रोडक्ट्स के, अगर सरकार प्रोक्योर कर लेती है वो बात तो अलग है, जैसे वीट एंड राइस को। लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स की सरकार एमएसपी अनाउंस करके छोड़ देती है। अगर एमएसपी बहुत ज्यादा हो जाए तो किसानों को तो फायदा हो जाहिर तौर पे इससे, लेकिन ना कंज्यूमर्स को नुकसान हो जाता है। किसानों की इनकम तो बढ़ जाएगी, एमएसपी ज्यादा होगा, लेकिन कंज्यूमर्स के लिए महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो सरकार को ना एक बैलेंस एस्टैब्लिश करना पड़ता है। इसका सबसे बढ़िया सॉल्यूशन ये है कि किसानों की इनकम को आप सुनिश्चित करो। आज आर्टिकल भी है जो हम डिस्कस करेंगे, उनकी ना फसल की पैदावार को इंक्रीज करो। अगर किसान आज 1 हेक्टेयर पे 200 किलोग्राम फूड ग्रेन उत्पन्न कर पाया तो ये इंश्योर करो कि वो 250 किलोग्राम या फिर 300 किलोग्राम कर पाए, तो उसका इनकम अपने आप बढ़ जाएगा। लेकिन एमएसपी अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है ना, किसान की किसी भी फसल का दाम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है ना, इससे किसान को तो फायदा होता है लेकिन कंज्यूमर्स को नुकसान हो जाता है, महंगाई काफी ज्यादा बढ़ जाती है। तो इस पर सरकार ध्यान दे। इन्फ्लेशन को टारगेट करने का ना सरकार का एक अलग तरीका होना चाहिए। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी से इन्फ्लेशन उतनी टारगेट नहीं हो पाती। एग्रीकल्चर सेक्टर में कितनी डिमांड्स है, कितनी सप्लाई है, उसको बैलेंस सरकार वहां पर बैलेंस सरकार इस्टेब्लिश करें। तो यहां पर 2-3 पॉइंट हैं। अब 3 आर्टिकल कौन से डिस्कस करेंगे? पहला आर्टिकल तो एग्रीकल्चर का, किसानों की इनकम को डबल करने से संबंधित। दूसरा आर्टिकल इंडिया जर्मनी रिलेशनशिप। देखो, इंडिया जर्मनी रिलेशनशिप ना इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, मतलब मुझे लगता है कि यूपीएससी पूछेगी तो कम से कम इंडिया जर्मनी रिलेशनशिप पूछने की संभावना कम है। लेकिन चूंकि आज दूसरे आर्टिकल्स है नहीं, इंडियन एक्सप्रेस में है ये आर्टिकल इंडिया जर्मनी रिलेशनशिप से संबंधित, तो हम डिस्कस कर लेंगे। तीसरा अच्छा आर्टिकल है इंडिया के इलेक्टोरल प्रोसेस से संबंधित, कैसे इलेक्शंस कंडक्ट होते हैं उससे संबंधित, वो अच्छा आर्टिकल है। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल फार्मर्स की इनकम को डबल करने के लक्ष्य से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, 2016 में सरकार ने ना एक लक्ष्य रखा था कि 2022-23 आने तक किसानों की जो इनकम है ना उसे डबल कर दिया जाएगा। और इसके लिए सरकार ने एक कमेटी का भी गठन किया था अशोक दलवाई की अध्यक्षता में। तो इस कमेटी ने ना बहुत सारे रिफॉर्म्स दिए। पूरी जो एग्रीकल्चर सेक्टर की सप्लाई चेन है ना, फार्मर्स प्रोड्यूस करते हैं, उसकी प्रोसेसिंग होती है, प्रोडक्ट फाइनली कंज्यूमर की प्लेट तक पहुंचते हैं, पूरी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की चेन में क्या क्या रिफॉर्म्स आने चाहिए, इससे संबंधित कमेटी ने रिकमेंडेशंस दी थी। उनकी जो रिपोर्ट थी ये 14 वॉल्यूम्स की थी। अब देखो, 2022 तो आ गया है और 23 भी अगले साल आ जाएगा, बहुत कम वक्त समय बचा है। तो क्वेश्चन यही अब पूछा जा रहा है, क्या सरकार अपने इस लक्ष्य को अचीव कर पाई है? इसका आंसर है नो। देखो, उस समय जब सरकार ने ये कमेटी गठित की थी ना, यानी सरकार ने जब अपना लक्ष्य रखा था, तो उस समय सरकार के हिसाब से एक फार्मिंग हाउस होल्ड की जो एवरेज इनकम की थी ना, वो थी 8,059 8059 पर मंथ।
और एनुअल इनकम 97,000। कोई भी राज्य हमारे देश में किसानों की इनकम को डबल नहीं कर पाया है। कर्नाटक में किसानों की जो एग्रीकल्चर इनकम है ना वो 50% तक इंक्रीज हुई है, आंध्र प्रदेश में 48% तक, उड़ीसा में 47% तक, तेलंगाना में 47% तक यह आंकड़ा है। उत्तर प्रदेश में 26% तक किसानों की जो इनकम है वो इंक्रीज हुई है, लेकिन डबल कहीं भी नहीं हुई है। इसके बाद आर्टिकल में ना उन पॉइंट्स की बात की जाती है जो सजेशंस दिए गए थे डीएफआई ने, मतलब कि किसानों की इनकम को डबल करने वाली जो कमेटी थी ना, दलवाई कमेटी, इस कमेटी ने ये सजेशंस दिए थे कि आप ये इंप्लीमेंट करो, किसानों की इनकम डबल होगी 22-23 आने तक। सबसे पहला सजेशन, आप क्रॉप प्रोडक्टिविटी में इंप्रूवमेंट लाओ, मतलब 1 हेक्टेयर भूमि अगर आज के समय में 1 यूनिट फूड ग्रेन उत्पन्न कर रही है, प्रोड्यूस कर रही है, तो इसे इंक्रीज करके 2 यूनिट करो या फिर 1.5 यूनिट करो, मतलब उतनी ही लैंड पर ज़्यादा फसल पैदा हो, इसके प्रयास करो। दूसरा, लाइव स्टॉक प्रोडक्टिविटी की इंप्रूवमेंट लेके आओ। लाइव स्टॉक मतलब जो पशु होते हैं उनकी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करो। एक भैंस अगर 10 लीटर दूध देती है तो कोशिश करो कि वो 13 लीटर दें। नेक्स्ट, रिसोर्स यूज एफिशिएंसी और सेविंग इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसका मतलब ये है कम कॉस्ट में ज़्यादा पैदावार सुनिश्चित करो, मतलब इनपुट पे ज़्यादा कॉस्ट ना आए ये सुनिश्चित करो, तो सेविंग अपने आप इंक्रीज हो जाएगी ना जब इनपुट पे ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा। इसके बाद इंक्रीज इन द क्रॉप इंटेंसिटी। एक साल में अगर आप एक फसल बोते हो तो दो फसल आप उगाते हो तो 3 फसल उगाओ, यानी क्रॉपिंग जो इंटेंसिटी है इसे इंक्रीज करो। नेक्स्ट है डाइवर्सिफिकेशन टुवर्ड्स हाई वैल्यू क्रॉप्स, मतलब कि हाई वैल्यू क्रॉप्स जैसे देखो मिलेट्स हैं, ऐसी क्रॉप्स जिनका ज़्यादा दाम किसानों को मिलता हो, जिससे लैंड भी ज़्यादा प्रोडक्टिव होता हो, जिनकी हमारे देश में डिमांड भी है, तो ऐसी क्रॉप्स पर ज़्यादा ध्यान दो। इसके बाद इंप्रूवमेंट इन रियल प्राइसेस रिसीव्ड बाय फार्मर्स, ये तो एमएसपी मान लीजिए, किसानों को जो उनकी फसलों के दाम मिलते हैं ना उसको इंक्रीज करो। और सबसे लास्ट में शिफ्ट फ्रॉम फार्म टू नॉन फार्म ऑक्यूपेशन। देखो फार्मर अभी एग्रीकल्चर सेक्टर में जो काम करते हैं ना, एग्रीकल्चर सेक्टर में अभी और ज़्यादा रोजगार उत्पन्न का ज़्यादा स्कोप नहीं है, तो इसलिए एंकरेज करो कि आप फार्मर्स को रूरल एरियाज में ही कुछ नॉन फार्म ऑक्यूपेशंस में जॉब दे इसको। जैसे कल परसों न्यूज़पेपर में मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, पंजाब में एक लड़की है जिन्होंने एक फार्म खोली, मतलब गांव में एक फार्म खोली जिसमें 100 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं। और कैसी जॉब्स हैं, कैसी जॉब्स वो फर्म देती है, जैसे डिजिटल मार्केटिंग हो गया और ग्राफिक्स डिज़ाइनर हो गया, एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग होगी। लेकिन रूरल एरियाज़ में देखो अगर ऐसी फर्म्स खुलती हैं ना, कितना बढ़िया हो। रूरल एरियाज़ में जो यूथ हैं उनको अच्छा काम मिल जाएगा, उनको शहरों की तरफ नहीं जाना पड़ेगा। तो वो एक अच्छा मॉडल था, मैंने सोचा था आपके साथ डिस्कस करूं। एथिक्स की वीडियो जब हम डिस्कस करेंगे, एथिक्स की वीडियो ना काफ़ी दिनों से आई नहीं, क्योंकि अभी सारे लोग प्री की तैयारी में लगे हुए हैं। जब एक बार प्री खत्म हो जाएगा उसके बाद उसे हम फिर से रिज्यूम करेंगे, समझ गए। तो ये सारे पॉइंट्स रेकमेंड किए थे दलवाई कमेटी ने। बट देखो इनमें से बहुत सारे स्टेप्स तो अब यूं तो नहीं कहेंगे पूरी तरह से इंप्लीमेंट हो चुके हैं, क्योंकि मेजर करना भी तो मुश्किल है ना। ये तो सिर्फ रिकमेंडेशन थी, जैसे डाइवर्सिफिकेशन टुवर्ड्स हाई वैल्यू क्रॉप्स। अब कितने लोगों ने वीट को छोड़ के दूसरी क्रॉप्स की तरफ रुझान किया है, ये सब डेटा है ना धीरे धीरे उपलब्ध होता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, 2-3 सालों में उपलब्ध नहीं होता है। बट पॉइंट ये है कि एनएसएसओ के डेटा के अनुसार अभी देखो फार्मर्स की जो एवरेज इनकम है ना एक फार्मिंग हाउस होल्ड की, वो है 10,281। अगर इन्फ्लेशन को भी एडजस्ट कर दें तो 20% आप और मान लो। पहले कितनी थी, पहले 8,000 समथिंग थी, यहां पे देखिए 8,059, और अब कितनी है, अब एवरेज है 10,000 समथिंग। एग्जैक्टली बात करें तो 10,281, और इन्फ्लेशन को एडजस्ट कर लोगे तो 20% और मान लीजिए। वैसे सरकार ने स्टेप्स क्या लिए हैं फार्मर्स की इनकम को डबल करने के लिए? सबसे पहले प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम, इसमें एक साल में 6,000 रुपये दिए जाते हैं, 4 महीने में एक इंस्टॉलमेंट जाती है, टोटल 3 इंस्टॉलमेंट्स जाती हैं 2-2 हज़ार की। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, इसमें देखो एलिजिबल जो फार्मर्स हैं ना, स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स, उनको 60 साल के बाद
मिनिमम पेंशन मिलती है 3,000 रुपये की। हर महीने 3,000 रुपये मिलेंगे किसानों को 60 साल के बाद, छोटे और मंझले किसानों को मिलेंगे। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। अगर देखो कोई आपदा आ जाती है, फसल बर्बाद हो जाती है, तो उसके लिए है ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। एक सेकंड रुकिए, हाँ, एमएसपी को भी इंक्रीज किया गया है बहुत सारी फसलों का। प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान लॉन्च किया गया है ताकि किसानों को डिस्ट्रेस सेलिंग ना करनी पड़े, यानी एमएसपी से कम दाम पर अपनी फसल को ना बेचना पड़े। इस पे पीएम आशा स्कीम के यानी प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान के 3 कंपोनेंट्स हैं। एक बार नजर भी डाल लीजिए, कई बार प्री में भी पूछ लिया जाता है। सबसे पहला कंपोनेंट है प्राइस सपोर्ट स्कीम। इसमें क्या है, पल्सिस, ऑयल सीड्स, कोपरा, इनकी ना फिजिकल प्रोक्योरमेंट की जाती है सेंट्रल नोडल एजेंसीज के द्वारा, और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इनके प्रोक्योरमेंट का सारा जो एक्सपेंडिचर है ना वो बियर करती है, और प्रोक्योरमेंट करते वक्त अगर कोई नुकसान हो जाता है ना वो भी सहन किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। ये पहला कंपोनेंट है। दूसरा प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट स्कीम। अगर किसी, मान लीजिए एमएसपी है 1,000 रुपये, किसान ने अपनी फसल बेच दी 800 रुपये, 200 रुपये कम में बेची है ना, किसान अपनी रिसिप्ट दिखाएगा ना, तो ये बकाया पैसा सरकार की तरफ से मिल जाएगा। ये है प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट स्कीम। नेक्स्ट है पायलट ऑफ प्राइवेट प्रोक्योरमेंट एंड स्टॉक स्कीम। ये तो पायलट स्कीम है, प्राइवेट सेक्टर जो है वो प्रोक्योरमेंट ऑपरेशन में पार्टिसिपेट करेगा इस स्कीम के तहत। देखो स्कीम्स तो अच्छी हैं, बट दिक्कत पता क्या होती है, आपको याद होगा हमने एक आर्टिकल डिस्कस किया था अंत्योदय योजना वाला, जिसमें लोकल लेवल पे जो ग्राम पंचायत हैं उनको वहां पर जो स्कीम्स चलाई जाती हैं उनको कन्वर्ज करने की बात कही गई थी। उस आर्टिकल में राइटर ने क्या कहा था, सरकार ने स्कीम्स तो बड़ी धूमधाम से लॉन्च करती है, बड़े स्केल पे प्रमोशन भी काफी होता है, लेकिन धीरे धीरे ना सरकार का इंटरेस्ट खत्म हो जाता है और वो इंप्लीमेंटेशन जो है ना वो ठीक से नहीं हो पाता। आगे फिर सरकार चेंज हो जाती है, अगली सरकार का तो वैसे ही इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। जैसे मनरेगा स्कीम, इसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स पे ना जाएं, लेकिन बेसिक बात डिस्कस करें, चूंकि ये यूपीए ने लॉन्च की थी तो एनडीए का उतना इंटरेस्ट नहीं है इस स्कीम में। उसी प्रकार से एनडीए ने जो स्कीम्स लॉन्च की हैं, कल को सरकार चेंज हो गई तो उनका इंटरेस्ट नहीं रहेगा। इसके बाद क्या क्या रुकावटें हैं किसानों की इनकम को डबल करने में। सबसे पहला प्रॉफिटेबिलिटी, देखो एग्रीकल्चर सेक्टर में कम हो रही है, वैसे भी मतलब चीज़ें ना बहुत महंगी हो रही हैं, जैसे फर्टिलाइजर्स हैं, इसके अलावा फ्यूल है, और दूसरा देखो जिनके पास अपना खेत नहीं है वो लैंड लीज पर लेके खेती करते हैं तो उनके लिए महंगा पड़ता है। लेबर भी महंगी हुई है, फसल काटने में भी दिक्कत आती है, काटने के बाद प्रोसेसिंग में भी इश्यूज हैं। तो मतलब ओवरऑल देखो खेती करना आज के समय में सस्ता नहीं है, महंगा हो गया है। उसके बाद देखो अनाज मंडी में जब किसान अपनी फसल बेचने जाता है तो बिचौलिए की एक पूरी चैन होती है और सभी बिचौलिए अपना अपना कमीशन लेते हैं। तो एक तरफ फार्मर्स को अपनी फसल के उचित दाम नहीं मिलते, कंज्यूमर्स को फसलें महंगी मिलती हैं, मतलब प्रोडक्ट्स महंगे मिलते हैं, तो बीच में जो मिडिल मैन है ना काफ़ी कमीशन ले लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है पॉलिसीज में भी दिखते हैं। एग्रीकल्चर वैसे स्टेट सब्जेक्ट है, सेंटर जब कुछ अच्छा करने की कोशिश करता है तो स्टेट से उतना सपोर्ट नहीं मिलता। स्टेट कहता है कि भैया ये तो हमारा डोमेन है, आप इसमें क्यों इंटरफेयर कर रहे हो। जैसे बहुत सारे स्टेट्स ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से अपने हाथ खींच लिए इम्प्लीमेंटेशन के कारण। नेक्स्ट है एक्सट्रीम इवेंट्स का काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, जैसे सूखा आया 2015 में, डिमोनेटाइजेशन हुआ, इनकी वजह से खेती पे काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। और सरकार ने देखो टारगेट भी काफ़ी अनरियलिस्टिक सेट कर देती है सरकार। फॉर एग्जांपल 2015-16 से लेकर 2022-23 के बीच में सरकार ने ना टारगेट रख दिया कि एग्रीकल्चर सेक्टर में जो ग्रोथ है वो होगी 10.4% की रेट से। इतना ज़्यादा इम्पॉसिबल सा ये टारगेट है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में एग्रीकल्चर सेक्टर में जो ग्रोथ रेट है ना वो 3.5% की है, एकदम से 10% कैसे आ जाएगी आप बताइए। अब लास्ट में बात आती है क्या किया जा सकता है। देखो जो प्रॉब्लम्स है ना, मतलब जो दलवाई कमेटी ने सजेस्ट किया था, रिकमेंडेशंस गलत नहीं है, इंप्लीमेंटेशन गलत है। सबसे पहली चीज़, सरकार किसानों को एंकरेज करे कि वो वीट और राइस के अलावा दूसरी हाई वैल्यू क्रॉप्स है ना वो उगाएं, जैसे मिलेट्स हैं, इससे न्यूट्रिशन भी मिलता है, फ़ायदा काफ़ी है। दूसरा, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ को हमें प्रमोट करने की आवश्यकता है हर एक स्टेट में, हर एक एरिया में। तीसरा, देखो हमारे देश में 86% जो फार्मर्स हैं ना अभी भी छोटे और मंझले हैं, तो कुछ अल्टरनेटिव भी सरकार
प्रमोट करे, जैसे मक्खी पालन है, एग्रो फॉरेस्ट्री है, खेत में आप पेड़ भी उगा दो। चौथा, यूथ को एंकरेज किया जाए एग्रीकल्चर सेक्टर में। देखो जब यूथ आते हैं ना किसी भी सेक्टर में, तो वो इनोवेशन लेके आते हैं, वो एक एनर्जी लेके आते हैं। यूथ की एनर्जी से एग्रीकल्चर सेक्टर को काफी फायदा हो सकता है, लेकिन आज के समय में ना यूथ एग्रीकल्चर सेक्टर में काम नहीं करना चाहते क्योंकि उनको इतना फायदा नहीं दिखता है, मेहनत ज्यादा है। नेक्स्ट है, जो ये दलवाई कमेटी थी ना, इन्होंने मेजर्स सजेस्ट किए थे, इनको अच्छे से इंप्लीमेंट करना जरूरी है, ये भी एक पॉइंट है। छठा पॉइंट, कोऑपरेटिव फार्मिंग को प्रमोट करो। देखो अभी किसान छोटे हैं ना, उनके खेत का साइज भी छोटा होता है, लेकिन अगर कोऑपरेटिव फार्मिंग होगी, कई सारे छोटे छोटे किसान आपस में मिल जाएं, तो खेत का साइज बड़ा हो जाएगा, इससे उनकी बार्गेनिंग पावर इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट, देखो ये बात तो सच्चाई है, मानना होगा कि आज के समय में एग्रीकल्चर सेक्टर का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है सिर्फ 15%, वर्कफोर्स काम करती है 40%। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में वो लोग जिनकी कमाई नहीं हो पा रही है ना, तो उनको सरकार को ना पुश करना चाहिए फिर दूसरे सेक्टर्स में काम करने के लिए। कहाँ पे? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में या फिर सर्विस सेक्टर में, मतलब दूसरे सेक्टर्स में जॉब्स प्रोवाइड करनी होगी उन लोगों को जिनके पास एग्रीकल्चर सेक्टर में जॉब नहीं है। अब देखो एक खेत है जहां पे घर के अगर 3 सदस्य काम करते हैं तो उतनी ही पैदावार होती है, 5 करते हैं तो भी उतनी ही होती है। ये मार्जिनल प्रोडक्टिविटी मतलब 0 है। 3 से 5 सदस्य काम कर रहे हैं, बढ़ गए हैं 2 सदस्य, लेकिन फिर भी पैदावार नहीं बढ़ रही है, तो इसको डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं, यानी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी 0 है। तो वो 2 लोग जो एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, क्यों ना उनको फिर दूसरे सेक्टर्स में जॉब दी जाए। समझ गए? तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया किसानों की इनकम को डबल करने से संबंधित। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल इंडिया जर्मनी रिलेशंस से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो अभी प्रधानमंत्री मोदी बर्लिन की यात्रा पर गए 6th इंडो जर्मन इंटर गवर्नमेंटल कंसल्टेशन के लिए। टाइमिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पता है यूक्रेन में वार चल रहा है और पेंडेमिक ख़त्म हुआ है, ख़त्म अभी भी नहीं हुआ है, लेकिन रफ्तार धीमी हुई है। तो जर्मनी को भी आवश्यकता महसूस हो रही है कि इंडिया के फॉर्म में ना उनके लिए उनके सामने एक बहुत बड़ी मार्केट है। जर्मनी के रिलेशंस ना पहले चाइना के साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे, बट यूएसए के कहने पर जर्मनी चाइना के साथ अपने रिलेशंस को ना रीसेट कर रहा है। इसी वजह से 7 मई को वो ना चाइना के जिंगजियांग रीजन में उइगर मुस्लिम्स की सिचुएशन डिस्कस करेंगे। जाहिर तौर पर यह बात चाइना को तो अच्छी लगेगी नहीं, यानी चाइना के साथ रिलेशंस अब शायद उतने अच्छे ना रहें जर्मनी के, क्योंकि है तो देखो साथ ही जर्मनी यूएसए का ही है, यूएसए का चाइना के साथ टकराव है, तो आखिरकार जर्मनी साथ तो यूएसए का ही देगा, वेस्ट एकजुट हो जाएगा, ये कुछ एक्सपर्ट्स बोलते हैं। आपस में कितनी भी कॉन्ट्राडिक्शंस हो, लेकिन समय आने पर जो ये वेस्टर्न कंट्रीज है ना, ये सब एकजुट हो जाते हैं। तो देखो अगर जर्मनी चाइना को इग्नोर करेगा तो इंडिया की फॉर्म में उनके सामने ना एक बहुत बड़ी मार्केट है। इंडिया के साथ इसलिए कोऑपरेशन पे जर्मनी काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहा है। अभी तक ज़्यादा ना ग्रीन एनर्जी पे फोकस ज़्यादा था इंडिया जर्मनी का, मतलब कि जर्मनी इंडिया की मदद कर रहा था क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करने में, ग्रीन टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र करने में। इसके लिए देखो काफ़ी सारे फोरम्स भी इस्टेब्लिश हुए हैं, जैसे इंडो जर्मन एनर्जी फोरम, इन्वायरमेंटल फोरम, पार्टनरशिप ऑन अर्बन मोबिलिटी, स्किल डेवलपमेंट एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अगर हम बात करें कि इस ट्रिप से क्या कुछ निकल के आया, जो प्रधानमंत्री मोदी की विजिट थी, इससे क्या कुछ निकल के आया, देखो 10 बिलियन यूरोज का अब फंडिंग देगा जर्मनी इंडिया को ग्रीन प्रोजेक्ट्स के लिए। कुछ प्रोजेक्ट्स इस्टेब्लिश होंगे सरकार के थ्रू, कुछ प्राइवेट कंपनीज के थ्रू और कुछ पीपीपी मॉडल्स के थ्रू, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। और इसको सपोर्ट करने के लिए जो इंडिया जर्मनी कंसल्टेशन ग्रुप है ना, इसमें एक मिनिस्ट्रियल सेगमेंट भी इंट्रोड्यूस किया जाएगा, जिसमें दोनों देशों के जो मिनिस्टर्स हैं ना, वो आपस में मुलाकात करेंगे रेगुलरली। नेक्स्ट पॉइंट, जापान जैसा है, जैसे इंडिया और जापान ने तय कर रखा है ना, दोनों मिलकर थर्ड कंट्रीज में भी हम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को इंप्लीमेंट करेंगे। तो उसी प्रकार से जर्मनी के साथ भी ट्रायंगुलर डेवलपमेंट कोऑपरेशन, यानी इंडिया जर्मनी दोनों मिलकर किसी तीसरे देश में प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करेंगे। वो देश अफ्रीका का हो सकता है, एशिया का हो सकता है। नेक्स्ट है इंडो जर्मन एजुकेशन पार्टनरशिप। इससे संबंधित जो रेजोल्यूशन है ना, वो जर्मनी की पार्लियामेंट ने 2016 में पास किया था। और इससे हुआ क्या है, 2015 में सिर्फ 4000 स्टूडेंट्स
जर्मनी में पढ़ रहे थे। आज के समय में देखो 29,000 जो स्टूडेंट्स हैं ना इंडिया के, वो जर्मनी में पढ़ रहे हैं। इंडो जर्मन साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर ने भी अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन दिया है। और एनर्जी पार्टनरशिप के तहत ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स एक रोड मैप तैयार करेगी, ग्रीन हाइड्रोजन रोड मैप। इसका फायदा यह होगा, ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में जो R&D हुई है ना, मतलब जो कुछ साइंटिस्ट ने सीखा है, अब उसको कॉमर्शलाइजेशन की तरफ ले जाया जाएगा। अब देखो, रिसर्च कर ली एक बात है, उस रिसर्च को इंप्लीमेंट करना, मार्केट में लेके आना ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्ट्स, वो दूसरी बात है। लास्ट में तो यही बोला जाता है, देखो इस अनस्टेबल पीरियड में ना जर्मनी और इंडिया के जो इंटरेस्ट है ना वो मिलते हैं। इंडो पैसिफिक रीजन में भी कोऑपरेशन का काफ़ी स्कोप है, तो इंडिया और जर्मनी मिल के बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। दोनों को एक दूसरे से काफ़ी मदद मिल सकती है, तो कोऑपरेशन अब इंक्रीज हुआ है। तो प्रधानमंत्री मोदी की जो ये विजिट है, ये डिफाइनिंग मूवमेंट है इंडिया जर्मनी पार्टनरशिप में। तो ये आर्टिकल हमने डिस्कस किया इंडिया जर्मनी रिलेशनशिप से संबंधित। चलते हैं आगे। इसके बाद अगला आर्टिकल देखो, इंडिया के इलेक्टोरल सिस्टम से संबंधित है। देखो ये आर्टिकल काफ़ी अच्छा है, इसे आप ध्यान से सुनिएगा। GS पेपर 2 से आप इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो हमारे देश में ना फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है। अगर आपने हमारे देश में इलेक्शंस को कंसिडर किया हो, तो कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में इलेक्शन को जीतने के लिए 50% वोट लेना जरूरी नहीं है, सिर्फ कैंडिडेट को सबसे ज़्यादा वोट लेने जरूरी है। समझ रहे हो? जैसे A B C D E 5 लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं, अगर एक के 21 हैं, बाकियों के 20 20 20 20 हैं, तो भी वो 21 वाला इलेक्शन जीत जाएगा। उसे आधे से एक वोट ज़्यादा लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। यही होता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में। यूके में भी यही सिस्टम है। तो ऐसा करके ना कई बार ऐसा हो जाता है, जैसे बीजेपी की सरकार आई 2014 में, 2019 में भी, तो 2019 में ना बीजेपी को सिर्फ टोटल 37.36 वोट हासिल हुए पूरे देश में, लेकिन सरकार बन गई। उसी प्रकार से 2014 में भी ऐसा ही हुआ। और बात सिर्फ बीजेपी की नहीं है, हमारे देश में ना आज़ादी के बाद जितनी भी सरकारें आईं, 2-3 सरकारों को आप छोड़ दीजिए, जैसे राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने थे 84 के बाद, क्योंकि उस समय सहानुभूति लहर काफ़ी ज़बरदस्त थी, इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हुआ था, तो उस समय कांग्रेस को 49.1% वोट हासिल हुए थे। और एक बार नेहरू जब इलेक्शन लड़े थे तो भी अच्छे खासे वोट कांग्रेस को हासिल हुए थे। लेकिन 50% वोट तो कभी भी हमारे देश में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को हासिल नहीं हुए। तो इसका नतीजा, मतलब इसमें गलत क्या है? गलत पता क्या है? ये राइटर की राय है, लेकिन जो राइटर बोल रहे हैं वो आप समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे देखो अभी ना बीजेपी को ज़्यादातर सीट्स हासिल हुई थी हिंदी भाषी राज्यों में, साउथ इंडिया में बीजेपी को सीट्स नहीं मिली थी। तो बहुत बार कुछ एक्सपर्ट्स ये बोल देते हैं कि अगर अभी सेंट्रल गवर्नमेंट में साउथ इंडिया के बहुत सारे मिनिस्टर होते ना, तो बहुत सारी स्टेटमेंट नहीं दी जाती सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। जैसे हिंदी को प्रमोट करने वाली बात है, जिसमें साउथ इंडिया के जो कंसर्न्स है ना वो एड्रेस नहीं होते, क्योंकि साउथ इंडिया की जो प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन है ना वो है नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट में। हालांकि राज्यसभा से लेकर आके कुछ जो सेंट्रल गवर्नमेंट में मिनिस्टर्स हैं वो बनाए गए हैं, बट उतने नहीं हैं। तो जो गवर्नमेंट है ना फिलहाल वो पूरे देश की एस्पायरेशंस को, इमोशंस को कई बार रिप्रेजेंट नहीं कर पाती। और बात सिर्फ इस गवर्नमेंट की नहीं है, मतलब आज़ादी के बाद जैसा हमने डिस्कस किया, जितने भी सरकारें आई, किसी भी सरकार को 50% तो वोट हासिल हुए ही नहीं। मतलब सभी सरकारों के साथ यही दिक्कत है। बात हम किसी पॉलिटिकल पार्टी की नहीं कर रहे हैं, बात इंडिया के इलेक्टोरल सिस्टम की कर रहे हैं। जबकि देखो देश बहुत ज़्यादा डाइवर्स है। सरकार ऐसी बननी चाहिए जो देश की पूरी डाइवर्सिटी का ख्याल रखे। डाइवर्सिटी जितने भी हमारे देश में, इतने सारे सेक्शंस, इतने सारे कास्ट, इतने सारे धर्म हैं, सबके जो इमोशंस हैं, सबकी एस्पायरेशंस हैं, सबके इंटरेस्ट हैं, उनका ख्याल रखे। ऐसी सरकार में भागीदारी होनी चाहिए। तो क्या करें? देखो राइटर ना कुछ एक्सप्लेन करते हैं, मतलब राइटर तो एक्सप्लेन नहीं करते, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। आप सिस्टम लीजिए जर्मनी का और फ्रांस का। जर्मनी में कैसे इलेक्शन होते हैं? जर्मनी में देखो, एग्जाम्पल की सहायता से देखिए। जर्मनी में देखो हर एक वोटर ना 2 वोट देता है। जैसे हमारे लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं, हम ना 1 वोट देते हैं। सिर्फ हम कंस्टिट्यूएंसी के हिसाब से जो हमारी कंस्टिट्यूएंसी में खड़ा होता है ना, हम उसे वोट देते हैं। मतलब जो भी आपकी कंस्टिट्यूएंसी है, जैसे मथुरा है या फिर औरंगाबाद है, ये कैंडिडेट्स हैं A B C D, आप A को वोट दोगे या फिर B को, बस आपका इतना सा काम है।
लेकिन जर्मनी में ना हर एक वोटर 2 वोट करता है। अब आपके मन में आया होगा 2 किसको करता है वो? 1 वोट तो देखो अपनी कंस्टिट्यूएंसी में किसे जिताना है उसे करता है, दूसरा वोट वो पॉलिटिकल पार्टी को भी करता है। अब आपको लगा होगा ये क्या मतलब है, पॉलिटिकल पार्टी को अलग से वोट दे रहा है और कैंडिडेट को अलग से वोट दे रहा है, ये क्या मतलब है? मतलब समझाता हूं। देखो जर्मनी में ना 299 सीट्स तो डायरेक्टली चुनी जाती हैं। जो मैंने बात की, पहला वोट जो वोटर करता है ना, जैसे हम करते हैं वैसे ही जर्मनी में डायरेक्टली किस कैंडिडेट को वोट देना है कंस्टिट्यूएंसी में, उसी प्रकार से पहला वोट वो कर देते हैं। लेकिन दूसरा वोट वो करते हैं, जैसे किसी ने बीजेपी को कर दिया, किसी ने कांग्रेस को कर दिया, किसी ने आम आदमी पार्टी को कर दिया, किसी ने जेडीयू को कर दिया। लास्ट में ना परसेंटेज काउंट कर ली जाती है कि बीजेपी को टोटल वोट हासिल हुए मान लीजिए 25%, कांग्रेस को भी 25%, आम आदमी पार्टी को इतने, समझ गए? ऐसे परसेंटेज काउंट कर ली जाती है और 299 सीट्स ऐसे भी भर ली जाती है। जैसे 300 मान लीजिए, एग्जांपल एग्जैक्टली वहां पे 299 है लेकिन कैलकुलेशन के लिए 300 मान लीजिए। तो मान लीजिए बीजेपी को टोटल वोट हासिल हुए 25%, तो 300 का 25% कितना होगा? 75। तो बीजेपी ना 75 कैंडिडेट्स अपने उतार सकती है पार्लियामेंट में। 299 जो जनता ने पहला वोट दिया वो तो चुने गए, उनको अलग रखिए, जो जीत गए वो जीत गए। लेकिन दूसरा वोट जो वोटर्स ने दिया था ना पॉलिटिकल पार्टीज को, उसमें लास्ट में ना टोटल परसेंटेज काउंट कर ली जाती है, किस पॉलिटिकल पार्टी को कितनी परसेंटेज मिली है। जितनी परसेंटेज मिली है ना, वो पॉलिटिकल पार्टी उतने ही कैंडिडेट अपने अलग से, जो जीत गए वो जीत गए पहले वोट से, लेकिन अलग से उतने ही परसेंटेज के हिसाब से जो सीट्स है ना, वो पॉलिटिकल पार्टी अपनी संसद में भेज सकती है। वहां पे कुछ और नाम है 20 से, वो अपने संसद में भेज सकती है। ऐसा सिस्टम है वहां पे। इसका फायदा पता क्या होता है? इसका फायदा ये होता है अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज की रिप्रेजेंटेशन ना सुनिश्चित हो जाती है। जैसे ओवैसी की पार्टी है, उसको भी कोई ना कुछ वोट तो मिल जाएंगे 5%, तो वो भी 5%, 300 का 5% कितना हुआ? 15 कैंडिडेट्स अपना भेज सकता है पार्लियामेंट में। यानी एक कंडीशन रखी हुई है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को कम से कम 5% वोट हासिल होंगे ना, सिर्फ उनको ही सीट्स देंगे, 5% से कम वालों को नहीं देंगे, ये कंडीशन है वहां पे। तो इससे ना जो कमी हमारे देश में है ना कि पूरे देश को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पाती, वो कमी वहां पे नहीं है, क्योंकि हर एक वोटर 2 वोट करता है। एक तो वो डायरेक्टली कैंडिडेट को चुनता है, एक पॉलिटिकल पार्टी को चुनता है। तो पॉलिटिकल पार्टी को जितना परसेंटेज वोट हासिल होता है, उतना ही वो उस परसेंटेज के हिसाब से वो उतने ही कैंडिडेट जो है वो भेज देता है उनकी पार्लियामेंट में। अब बात करते हैं फ्रांस के सिस्टम में। फ्रांस का सिस्टम में क्या होता है? जैसे अभी अभी वो मैक्रोन चुने गए हैं। फ्रांस के सिस्टम में ऐसा है, मान लीजिए पहले तो 5 कैंडिडेट चुने गए, ABCDE, और कैंडिडेट्स को, पूरे देश में जो वोटर्स है ना, उनको बोला जाता है कि आप चुन लो। जैसे मैक्रोन को हासिल हो गए 29% वोट, फिर 25% वोट, सी कैंडिडेट को हासिल हो गए 24%, अगले को 20%, ऐसे ऐसे करके ना वोट हासिल हो गए। लेकिन 50% किसी को भी हासिल नहीं हुए। तो फिर ना दूसरे राउंड की वोटिंग होती है, जिसमें पहले और दूसरे को काउंट किया जाता है, बाकी तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें इन सबको उड़ा दिया जाता है कि भाई जाओ तुम्हारी छुट्टी हो गई। दूसरे राउंड की जो वोटिंग होती है ना, सिर्फ पहले और दूसरे के बीच में होती है। अब जब पहले और दूसरे के बीच में वोटिंग होगी, किसी एक को तो 50% वोट हासिल होंगे ही ना, समझ गए? तो यह सिस्टम है फ्रांस में कि दूसरी बार वोटिंग होती है वहां पे। हमारे देश में भी ना कुछ ऐसा सिस्टम आना चाहिए कि पूरा कोalition बने पूरे देश का, ऐसी सरकार बने जो पूरे देश के इंटरेस्ट को, एस्पायरेशंस का ख्याल रख सके, और इसमें हर रीजन से रिप्रेजेंटेशन हो। तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के बारे में हमें सोचना चाहिए। जैसे देखो 90s के दौर में ना काफी कोalition गवर्नमेंट थी, तो उस दौर में ऐसी बातें कम हुआ करती थी, जैसे हिंदी इम्पोजिशन, वो सब। तो अगर कोई सरकार ऐसी बनती है ना जो कोalition गवर्नमेंट हो, अलग अलग रीजन से रिप्रेजेंटेशन हो, तो वो ज्यादा देश के लिए बेहतर है, उससे देश स्टेबल रहता है, ज्यादा एकजुट रहता है। तो ये पूरा आर्टिकल डिस्कस किया हमने। फिलहाल हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। 3 इश्यूज हमने डिटेल से डिस्कस किए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।